दोस्तों, आज की कहानी है उम्मीदों का सफ़र। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह बात उन दिनों की है जब नरेंद्र जी रिटायर हुए थे। नरेंद्र जी की एक लाडली बिटिया और एक होनहार बेटा था। नरेंद्र जी ने अपने दोनों ही बच्चों को बड़े प्यार से पाला था, मगर छोटी बच्ची स्नेहा से उन्हें कुछ ज़्यादा ही लगाव था। अभी कुछ दिन पहले ही नरेंद्र जी ने अपनी लाडली बिटिया का विवाह किया था। शादी विवाह में कुछ कर्ज हो गया था। नरेंद्र जी ने सोचा रिटायरमेंट पर जो पैसे मिलेंगे उससे इस कर्जे को चुका देंगे, और उन्होंने कुछ वैसा ही किया। संतोष इस बात का था कि शादी के बाद बेटी स्नेहा अपने पति और ससुराल वालों के साथ खुशहाल थी। बड़ा बेटा इंजीनियर की पढ़ाई के आखिरी वर्ष में था, तो उसके भविष्य के प्रति चिंता उन्हें परेशान किया करती थी, क्योंकि घर बनवाने में और बिटिया की शादी विवाह करने में उनका हाथ बहुत तंग, बिल्कुल खाली हो चुका था। तभी यकायक एक दिन बड़े बेटे ने उन्हें फ़ोन पर बोला कि पापा, आखिरी सेमेस्टर की फ़ीस है और हॉस्टल इत्यादि के लिए उसे 3 लाख रुपयों की सख्त ज़रूरत है। पिता ने बोला, बेटा चिंता मत करो, 10 दिन में कुछ ना कुछ प्रबंध करके पैसे भेज देता हूँ। नरेंद्र जी की बात उनकी पत्नी सुषमा भी सुन रही थी। बाद में पत्नी ने पूछा, अजी अभी तो जो पैसे मिले थे उससे तुमने शादी में हुए कर्ज को भर दिया है, अब इतने सारे पैसों का प्रबंध कैसे करोगे? नरेंद्र जी ने कहा, अरे भाग्यवान, बच्चे की पढ़ाई पूरी होने वाली है। अब यदि उसकी पढ़ाई पैसों के लिए रुकी तो यह ठीक नहीं होगा। देखता हूँ किसी दोस्त से उधार ले लूँगा, और जब अरुण काम करने लगेगा धीरे धीरे उनके पैसे भी दे दूंगा। नरेंद्र ने अब अपने काफ़ी दोस्तों से पैसे की मांग की, परंतु सभी ने इनकार कर दिया। नरेंद्र ने महसूस किया कि अब लोगों का व्यवहार कुछ बदल सा गया है। जो सामने से कहते थे पैसे की ज़रूरत होगी तो बोलना, आज वह साफ बहाना कर जा रहे हैं। धीरे धीरे 8 दिन बीत चुके थे और पैसों के नाम पर 1 रुपये का भी प्रबंध नहीं हो पाया था। तभी अचानक उन्हें अपने बहुत ही गहरे दोस्त संजय की याद आ गई। संजय एक बड़ी कंपनी में काम करता था, अच्छी खासी ज़मीन जायदाद और पैसे वाला था। इसके अलावा संजय के तंगी वाले दिनों में नरेंद्र ने उसकी काफ़ी सहायता भी की थी। अगले दिन सुबह नरेंद्र अपने दोस्त संजय के घर पहुंच गया। घर का दरवाज़ा एक लड़की ने खोला और वह लड़की नरेंद्र को देखकर काफ़ी खुश हो गई। पहले तो उसने नरेंद्र के चरण स्पर्श किए और बोला, अंकल, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ और आपसे बात भी नहीं करूँगी। आपको मालूम है, आप पूरे 4 साल बाद हमारे यहाँ आए हैं। नरेंद्र ने बिटिया के सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा गलती तो है, लेकिन क्या करूँ, व्यस्तता थी इसलिए नहीं आ पाया। बेटा संजय क्या कर रहा है, उसे बुला दो। उसने कहा, मैं उससे मिलने आया हूँ। इतने में संजय की पत्नी आ गई। संजय की पत्नी, भाई साहब, बड़े दिनों बाद आना हुआ। आप लोग तो हम लोगों को भूल ही गए। बच्चे और भाभी जी कैसे हैं? नरेंद्र, सुषमा ठीक है, अब आप सभी को बहुत याद करती है। बिटिया की शादी हो गई और अरुण बेटा इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है। संजय की पत्नी घर में चली जाती है। अमृता और नरेंद्र काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। अमृता अपने पिता के मित्र और अपने चाचा जी की दिल लगाकर सेवा करती है। उनका खाना पीना इत्यादि ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखती है। नरेंद्र के मन में अचानक विचार आता है, देखो समय कितना जल्दी बीत जाता है। जिस बच्ची को कभी गोद में खिलाया था आज कितनी बड़ी हो गई है। कल जिसका ध्यान रखना पड़ता था आज वह उसका ध्यान रख रही है। कितनी सुशील और सभ्य संस्कार में पली है। काश अपने घर की बहू बना पाता। अमृता अर्थात संजय की सुपुत्री और अरुण नरेंद्र का सुपुत्र की जोड़ी कितनी अच्छी रहेगी। खैर, देखते देखते साय का समय हो गया और संजय भी घर आ गया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद नरेंद्र ने उसके घर आने का उद्देश्य बताया। संजय बोला, यार मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। मैं चाहता हूँ
पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद अरुण और अमृता की शादी हो जाए। मेरी मुलाकात अरुण से लगभग हर सप्ताह हो ही जाती है, क्योंकि किसी न किसी कार्य से मुझे उसके हॉस्टल के पास जाना होता है। वहीं पर मेरे ऑफिशियल क्लाइंट रहते हैं। तो बोलो, मंजूर है? नरेंद्र बड़ा खुश हुआ, क्योंकि जिस बात को बोलने में वह संकोच कर रहा था, वही बात उसके दोस्त ने शर्त के रूप में रख दी थी। नरेंद्र ने हाँ कर दी। इसके बाद तुरंत संजय ने अरुण के बैंक के खाते में 3 लाख रुपये डाल दिए। समय गुजरता गया और एक दिन अरुण ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और एक बड़ी कंपनी में उसकी जॉब भी लग गई। इधर पत्नी सुषमा का स्वास्थ्य खराब होने लगा। डॉक्टर और घर के चक्करों का दौर शुरू हो गया। इधर एक दिन माँ ने अपने बच्चे से बहू लाने की बात कही और बेटे का फैसला सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटे ने कहा, माँ, मैं कॉलेज की एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। माँ, यदि वह तुम्हारी बहू बनेगी तो तुम दोनों की खूब सेवा करेगी। संस्कार और सेवा की कोई कमी नहीं होगी। माँ बाप ने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु अरुण पर कोई असर नहीं हुआ। खुद के वादे, समाज, परिवार और दूसरे लोगों का सामना कैसे होगा, सोचकर पति पत्नी का दिल बैठा जा रहा था। लेकिन कहते हैं, जो दुनिया से जीत जाता है वह खुद से हार जाता है। आखिर दोनों को बच्चे की बात स्वीकार कर। इधर दोस्त संजय के पैसों को चुकाने के लिए अपनी एक ज़मीन नरेंद्र ने बेच दी और ब्याज के साथ पूरे पैसे लेकर नरेंद्र अपने दोस्त के पास गया और अपनी परेशानी बताते हुए उसने अपने दोस्त को उसके पैसे दे दिए। संजय ने अपने दोस्त की मजबूरी को समझ लिया और अपने 3 लाख रुपए लेकर शेष उसने लौटा दिए। अब नई बहू घर में आ चुकी थी। बहू के आने से नरेंद्र और उसकी पत्नी सुषमा की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। बहू ने घर में आते ही रसोई और घर के दूसरे कामों को संभाल लिया, जिससे सुषमा को काफ़ी आराम मिला। अब घर का खर्च नरेंद्र की पेंशन से चल रहा था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी अरुण की जॉब नहीं लगी। अरुण घर के रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए पिता पर निर्भर था। माँ के स्वास्थ्य की समस्या और घर के खर्च अब पिता को परेशान कर रहे थे। एक दिन नरेंद्र ने अपने बेटे अरुण से कहा, बेटा, मैंने अपने एक दोस्त से तुम्हारी नौकरी के लिए बात की है, तुम उनसे जाकर मिल लो। घर में कुछ पैसे आने लगेंगे तो घर चलाना आसान हो जाएगा। बेटा अरुण शाम को घर लौटकर पिता को बोला, मैं ऐसे छोटे छोटे काम नहीं कर सकता। मुझे मेरे एक दोस्त ने अपने बॉस से बात करके बताया है। मैं कल वहाँ जाकर जॉब की बात करता हूँ। उम्मीद है मेरा काम लग जाएगा। दूसरे दिन अरुण ने घर वालों को यह खुशखबरी दी और बताया उसे काम मिल चुका है। उसे अपनी कंपनी की ओर से विदेश जाने का अवसर मिला है। सैलरी भी बहुत अच्छी है। अब वह विदेश जाकर जॉब करेगा। माँ की आंखें भर आई। बुढ़ापा और बीमारी सामने खड़ी थी। एक औलाद और वह भी विदेश जाने की बातें कर रहा है। नरेंद्र ने पत्नी को अपने बेटे के भविष्य को दिखाकर समझाया। दूसरे दिन अरुण अपना सामान पैक करके चला गया। रोज शाम में बेटा फ़ोन के रूप में माता पिता के सामने चला आता और हर महीने पैसों का एक बंडल। खैर, जैसे तैसे घर के खर्च चल रहे थे। अब जिंदगी एक नई दिशा में करवट ले रही थी। बेटे को घर छोड़े लगभग 6 माह बीत चुके थे। बहू को माँ की सेवा में भार महसूस होने लगा था। बेटी से कई बार बात करते हुए नरेंद्र ने सुन रखा था, तुमसे शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इन बूढ़ों को मेरे ऊपर डालकर चले गए हो। एक नौकरानी से बेकार ज़िंदगी हो गई है मेरी। धीरे धीरे 8 माह बीत गए थे। अब बहू ने बुजुर्ग पति पत्नी के जीवन को कुछ और दुर्भर बना दिया था। उसकी कड़वी बातें इन बुजुर्ग दंपतियों के दिल में नस्तर के समान घाव बना रही थी। पत्नी सुषमा तो रोकर अपने आंसू, अपने दुखों को कुछ कम कर लेती, परंतु नरेंद्र के लिए जीवन रेगिस्तान में बिछे कांटों जैसा बन गया था। एक दिन बेटे का फ़ोन आया। बेटे ने माँ से कहा, माँ, मैं अपने दोस्त के हाथ से तुम्हारी बहू के लिए एयर टिकट दे रहा हूँ, उसे भेज देना। माँ ने पूछा, बेटा, काफ़ी दिन हो गए हैं,
तुम्हें देखने की इच्छा हो रही है। तुम कब आओगे? बेटे ने उत्तर दिया, माँ, काम बहुत ज़्यादा है। कंपनी में मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अभी नहीं आ सकता। बहू को भेज देना। देखता हूँ, जैसे ही छुट्टियाँ मिलती हैं मैं आ जाऊँगा। दूसरे दिन बहू ने भी घर छोड़ दिया। अब सिर्फ बूढ़े नरेंद्र और उसकी पत्नी घर में रह गए। एक दूसरे से बातचीत करते, पुरानी बातों को याद करते जिंदगी कट रही थी। कभी एल्बम में बच्चों की तस्वीरें, तो कभी टेलीविज़न। बस इसी बीच में जिंदगी की गाड़ी सैर कर रही थी। पहले तो अरुण के फ़ोन आने में 2-3 दिन लग जाते थे, परंतु अब तो महीनों बात नहीं होती थी। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति की निगाहें दरवाजे पर रुकी रहती थी। एक दिन दरवाज़ा खुलेगा और उनकी आंखों का तारा उनके सामने आकर उन्हें सीने से लगा लेगा। नरेंद्र के स्वास्थ्य की स्थिति भी अब कुछ ज़्यादा खराब होने लगी थी। पत्नी तो चलने फिरने में भी असमर्थ हो चुकी थी। डॉक्टर को देने के लिए पैसे की कमी और भोजन की तंगी ने दोनों को विवश बना दिया था। एक दिन सुबह जब सुषमा उठी, उसने महसूस किया कि शाम में भोजन करने के बाद नरेंद्र ने दवाई नहीं ली थी और ना जाने कब उसे नींद आ गई और वह सो गई। सुषमा ने पति को आवाज़ लगाई, अजी सुनते हो? मुझे वॉशरूम जाना है, थोड़ा आ जाओ। रात में तुमने दवा नहीं ली, अब तुम भुलक्कड़ हो गए हो, चलो आ भी जाओ। कुछ देर बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। चारों तरफ एकदम सन्नाटा। सुषमा के दिल में एक अनजान सा डर जगह बनाने लगा। सुषमा ने फिर आवाज़ लगाई, अजी सुनते हो? परेशान मत करो, मुझे घबराहट हो रही है। परंतु फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। सुषमा का दिल बैठा जा रहा था। अनचाहे उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसने खुद को अपने बिस्तर से नीचे गिरा दिया और खिसकते खिसकते रसोई की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में नरेंद्र गिरा हुआ था। आवाज़ लगाती, शोर मचाती, अपने आप को खींचते हुए नरेंद्र के पास तक पहुंची। उसके शरीर को छूते ही एक जोर की चीख के साथ सुषमा की सांसें भी बंद हो गई थी। इधर पास पड़ोस का मजमा इकट्ठा हो चुका था। दरवाज़ा अंदर से बंद और घर के अंदर की फ़ोन की घंटी को कोई रिसीव करने वाला नहीं था। पड़ोसी ने पुलिस बुलवाई और उसके बाद दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, यह थी एक दिल को झकझोर देने वाली कहानी। यह कहानी हमें सीख भी देती है कि बुढ़ापे के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहने के बजाय बेहतर है कि खुद के लिए पेंशन की व्यवस्था करें। किसी ज़मीन, किसी प्रॉपर्टी या बैंक में इकट्ठा धनराशि पर भरोसा ना करें, क्योंकि अक्सर बुढ़ापे से पहले ही या तो यह खर्च हो जाता है या तो बच्चों के अधिकार में चला जाता है। जीवन में अपने बुजुर्गों को ज़रूर ध्यान दें, उनकी ज़रूरतों पे ध्यान दें। वह अपनी सारी खुशी आपकी खुशी में देखते हैं। उन्हें आपके थोड़े से समय की ज़रूरत होती है, उनका ध्यान रखें। आपके आखिरी पलों तक आपका जीवन साथी आपके साथ रहेगा, उसके महत्व को भी ज़रूर समझें। उम्मीद करती हूँ आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो, इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, तो इस कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।